हाँ, तो हम लोग आगे देखते हैं आरएनए की संरचना। आरएनए वो आरएनए की संरचना में सबसे पहले हम देखते हैं आरएनए अणुओं का संगठन। तो आरएनए के अणु भी ये डीएनए अणुओं की भांति ही ये भी 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड एकलको अणुओं की बनी हुई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड अणुओं को राइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड अणु होते हैं उनको हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अच्छा, आरएनए अणुओं में इनकी संख्या यानी कि राइबोन्यूक्लियोटाइड की संख्या जो है लगभग 70 से लेकर के जो है 1200 तक होती है। 70 से लेकर के जो है 1200 तक ही पाई जाती है। अच्छा, डीएनए अणुओं के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एकलकों की भांति जो है बहुलकीकरण में राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोमरों से 5-3 दिशा की भांति जो है ये बहुलकीकरण में यानी जो बहुलकीकरण की क्रिया हो रही है राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है ये भी 5-3 दिशा में फास्फो डाइएस्टर बंधों द्वारा जो है एक दूसरे के पीछे जुड़ जाते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? एक 5-3 जो है ये फास्फो एस्टर बंध, फास्फो डाइएस्टर बंध, फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जो है एक दूसरे के पीछे ये जुड़ जाते हैं। अच्छा, ये 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड अणु होते हैं। जो फास्फोएस्टर बंध हैं ये 4 प्रकार के क्या होते हैं? राइबोन्यूक्लियोटाइड अणु पाए जाते हैं। अब ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु कौन कौन है देखिए। साइटिडिलिक अम्ल जिसको हम CMP भी कहते हैं, यानी साइटिडिलिक अम्ल को कहा जाता है CMP भी कहते हैं। यूरिडिलिक अम्ल और एडिनिलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल है ना। तो साइटिडिलिक अम्ल को कहते हैं CMP, यूरिडिलिक अम्ल को कहा जाता है UMP, एडिनिलिक अम्ल को कहा जाता है AMP कह सकते हैं, ग्वानिलिक अम्ल को कह सकते हैं GMP कह सकते हैं। अच्छा, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है उन श्रृंखलाओं में जुड़ने से पहले ये भी डीएनए के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की भांति अतिरिक्त यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की भांति ये भी क्या है? 2 अतिरिक्त फास्फेट अणुओं से जुड़कर अपने अपने राइबोन्यूक्लियोसाइड के ट्राइफास्फेट जिसको हम कह सकते हैं देखिए यहाँ पर RNTPS बन जाते हैं। ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। जो ये बन जाते हैं ये जो है 4 प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार कौन कौन हैं? साइटिडीन ट्राइफास्फेट, यूरिडीन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट और ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट। देखिए ये भी जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की भांति इनके फास्फेट समूह भी उसी प्रकार क्या होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा होते हैं। यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की भांति जो है इनके भी फास्फेट समूह उसी प्रकार से क्या होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा होते हैं। अतिरिक्त फास्फेट समूहों के ऊर्जा बंधों की ऊर्जा की सहायता से फास्फोएस्टर बंध बनाकर ज्यों ही आरएनए श्रृंखला में जुड़ते हैं तो बीटा एवं गामा फास्फेट समूह एक साथ पायरोफास्फेट नामक संयुक्त आयन के रूप में पृथक हो जाते हैं। पायरोफास्फेट जिसको हम कहते हैं PPI कहा जाता है।
पायरोफॉस्फेट, है ना, ये जो है पृथक हो जाते हैं। तो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे आरएनए अणुओं की संरचना। तो आरएनए के अणु भी जो है डीएनए अणुओं की भांति जो है ये भी क्या है, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड एक अलग अणुओं की बनी हुई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड अणुओं को हम राइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और आरएनए में इनकी संख्या जो होती है 70 से लेकर के जो है 12,000 तक पाई जाती है। डीएनए अणुओं के जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड एकलकों की भांति बहुलकीकरण में राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोमर ये भी जो है 5-3 दिशा में फास्फोडाइएस्टर बंधों के द्वारा एक दूसरे के पीछे जुड़ जाते हैं। फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जो है एक दूसरे के पीछे ये जुड़ जाएंगे। अच्छा, ये 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड अणु होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? साइटिडिलिक अम्ल, यूरिडिलिक अम्ल, एडिनिलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल। ठीक है। साइटिडिलिक अम्ल को हम क्या कहेंगे? CMP कहते हैं। यूरिडिलिक अम्ल को UMP, एडिनिलिक अम्ल को AMP, ग्वानिलिक अम्ल को GMP कहते हैं। ठीक है, ये कहा जाता है। अच्छा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में जुड़ने से पहले ये भी डीएनए की भांति, ये भी क्या है? डीएनए की भांति डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि डीएनए के जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है उनके बाद ये अतिरिक्त फास्फेट यानी कि 2 अतिरिक्त फास्फेट अणुओं से जुड़कर अपने अपने राइबोन्यूक्लियोसाइड के ट्राईफास्फेट RNDPS बन जाते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। साइटिडीन ट्राईफास्फेट, यूरिडीन ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट, ये 4 प्रकार के हो गए। अब हम देखते हैं कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हैं उनकी भांति इनके फास्फेट समूह भी है। जैसे डीऑक्सीराइबो डीएनए में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उनमें जो है फास्फेट समूह पाया जाता है, उसी की भांति इनके भी फास्फेट समूह जो है ये एल्फा, बीटा, गामा होते हैं। अतिरिक्त फास्फेट समूहों के उच्च ऊर्जा बंधों की ऊर्जा की सहायता से फास्फोडाइएस्टर बंध बनाकर ज्यों ही आरएनए की श्रृंखला से जुड़ते हैं तो बीटा एवं गामा, यानी देखिए बीटा एवं गामा ये फास्फेट समूह से एक साथ पायरोफॉस्फेट नामक संयुक्त आयन के रूप में क्या हो जाएगा? ये एक साथ जो है ये बीटा गामा जो होते हैं ये फास्फेट समूह के साथ एक साथ जो है उनसे पृथक हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे RNA अणुओं के प्रकार। आगे क्या देखते हैं? RNA अणुओं के प्रकार। RNA अणुओं के प्रकार। तो RNA हम लोग पढ़े हैं कि प्रत्येक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के संचालन हेतु जो है RNA 3 प्रकार के होते हैं। RNA कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के अणु होते हैं। RNA के 3 प्रकार के अणु होते हैं। तो ये कौन कौन है 3 प्रकार के RNA अणु? हम लोग पढ़े हैं इसमें राइबोसोमल RNA, जिसको हम लिखते हैं RRDN लिखते हैं। फिर आता है संदेश वाहक RNA या जिसको हम कहते हैं मैसेंजर्स RNA।
मैसेंजर्स आरएनए, इसको हम लिखते हैं mRNA, ठीक है। अच्छा, फिर आता है इसमें हस्तांतरण आरएनए, या जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, या जिसको हम कहते हैं tRNA कहा जाता है। यानी आरएनए के अणु जो है कुल कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन? राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर्स आरएनए और हस्तांतरण आरएनए। तो हम सबसे पहले देखते हैं राइबोसोमल आरएनए के बारे में। देखिए, जो राइबोसोमल आरएनए होता है, यानी सबसे पहले हम देखते हैं राइबोसोमल आरएनए के बारे में। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो होता है, ये आरएनए के ऐसे अणु होते हैं जो सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाले राइबोसोम नामक कोशिकांगों की रचना तथा कार्यकी में भाग लेते हैं। यानी आरएनए अणु जो है, ये क्या सभी कोशिका में पाए जाने वाले राइबोसोम्स नामक कोशिकांगों की रचना तथा कार्यकी में भाग लेंगे। यानी राइबोसोमल नाम भी दिया गया है। तो कोशिका में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, उन कोशिकांगों की रचना तथा कार्यकी में भाग लेते हैं। राइबोसोम उन निर्माण स्थलों, राइबोसोम जो होता है, ये उन निर्माण स्थल का काम करता है जिस पर प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण होता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण होगा। इसलिए कोशिकाओं में इन्हीं कोशिकाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। हम लोग पढ़े हैं उसमें राइबोसोम, यानी राइबोसोम जो कोशिका है, कोशिका में जब हम लोग चित्र देखते हैं तो उसमें जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, उसी अंतःप्रद्रव्य जाल, जैसे कोशिकांग है, देखिए, है ना, तो ये कोशिका में तो ये उपस्थित पाया ही जा रहा है। यहाँ देखते हैं, है ना, यही है। तो ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, इसी पर देखते हैं इस तरह से छोटे छोटे कण लगे होते हैं ना। इसी को हम नाम देते हैं, क्या नाम दिया जाता है? राइबोसोम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या करता है? ये उन निर्माण स्थलों का काम करता है जिन पर प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का, भाई ये किसके कण होते हैं? प्रोटीन के कण होते हैं। प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कोशिकाओं में इन्हीं कोशिकाओं की संख्या जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। भाई देखा जाए, कोशिकांग तो ये है ही है, तो इन्हीं कोशिकाओं की जो है, कोशिकांगों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनकी संख्या लगभग 15,000 से, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में इनकी संख्या जो है ये लगभग होती है 15,000 से लेकर के जो है ये 75,000 तक पाए जाते हैं। और सुकेंद्रीय कोशिकाओं में, यानी ये तो हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए। सुकेंद्रीय कोशिकाओं मतलब यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है, उन कोशिकांगों में इनकी संख्या जो है लाखों में पाई जाती है। संख्या कितनी होती है? लाखों में पाई जाती है। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें राइबोसोमल आरएनए इनकी संख्या जो है 15,000 से लेकर के जो है 75,000 तक पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो है ये लाखों में पाए जाते हैं। अच्छा, राइबोसोम का लगभग 65% भाग राइबोसोमी आरएनए के, राइबोसोम का जो है 65% भाग जो है किसका बना होता है? ये राइबोसोमी आरएनए के अणु का। और शेष 35% भाग ये प्रोटीन अणुओं का बना होता है। यानी राइबोसोम है, राइबोसोम का लगभग 65% भाग, राइबोसोम का लगभग 65% भाग जो है ये राइबोसोमी आरएनए, राइबोसोमी
आरएनए का। और 35% भाग 35% भाग जो होता है ये प्रोटीन अणुओं का बना होता है, प्रोटीन अणुओं का बना होता है। ठीक है। कोशिका में समग्र आरएनए में से लगभग 80 से 90% राइबोसोमी आरएनए होते हैं, यानी 80 से 90% क्या होता है, राइबोसोमी आरएनए। देखिए कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में संख्या इनकी 15 से 75,000, यूकैरियोटिक कोशिका में इनकी संख्या जो है लाखों में होती है। अब इसका जो है लगभग 65% भाग जो है राइबोसोमी आरएनए का बना होता है और 35% भाग जो है किसका बना होता है, ये प्रोटीन अणुओं का बना होता है। आरएनए में लगभग 80 से 90% भाग जो है राइबोसोमी आरएनए होते हैं, है ना। और पूर्व केंद्र की कोशिका में तथा सारी सुकेंद्रीय कोशिकाओं में प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रियन तथा पादप कोशिकाओं के प्रत्येक प्लास्टिड में उपस्थित प्रत्येक राइबोसोम में विभिन्न प्रोटीन के 55 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, है ना। 55 यानी प्रोटीन के जो है 55, राइबोसोमी अणु के केवल 3 अणु होते हैं। राइबोसोमी के अणुओं में ये नाम जो है, यानी कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड्स ये पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें देखा जाए कि राइबोसोमी आरएनए के अणुओं के ये नाम जो है इनके द्रुत अपकेंद्रीय अवसादन गुणांकों के आधार पर रखा गया है, जिन्हें हम यस मानक कहते हैं। यस मानक का मतलब होता है स्वीडन वर्ग मात्रक। यस मानक यानी कि जो ये यस मानक हम पढ़ते हैं, यस मानक क्या है, इन्हीं के आधार पे जो है नामकरण किया गया है। यस मानक को हम कहते हैं स्वेड वर्ग, क्या कहा जाता है, स्वेड वर्ग के मात्रक, स्वेड वर्ग के मात्रक, स्वेड वर्ग यूनिट, है ना। सुकेंद्रीय कोशिकाओं में साइटोसाल में, जो सुकेंद्रीय कोशिका होती है उनके साइटोसाल की प्रत्येक राइबोसोम में 82 प्रोटीन्स के 4 राइबोसोमी अणु होते हैं, 4 राइबोसोमी अणु होते हैं। ठीक है। अच्छा, राइबोसोमी आरएनए अणुओं की लगभग एक ही प्रतिरूप की त्रिविम आकृति होती है। इसमें मूल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को प्राथमिक संरचना कहा जाता है। श्रृंखला के वलनों तथा लूपों के बनने के कारण द्वितीयक एवं तृतीयक स्तरों की संरचना बन जाती है। फिर राइबोसोम में प्रोटीन अणुओं से मिलकर ये अणु जो है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मिश्रण बना लेते हैं, जिससे और अधिक वलन के कारण से इनकी चतुर्थक संरचना बन जाती है। तो देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे राइबोसोमल आरएनए, तो राइबोसोमल आरएनए कुल मिलाकर के इस तरह से जान लीजिए आप कि जो कोशिका होती है ना, यहाँ पर डीएनए पाया जाता है। यही डीएनए जो है क्या करता है, डीएनए प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, लेकिन आरएनए जो होती है डीएनए निर्मित कण होते हैं 3 प्रकार के, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए पाए जाते हैं। तो जो राइबोसोमल आरएनए होता है, यानी कि यहीं पर आरआरएनए, ये करता क्या है कि यहाँ पर यानी कि केंद्रक के अंदर ये क्या कर रहा है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कर रहा है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेगा। जो यहाँ पर संकेत सूचनाएं होती हैं उनको ये प्रोटीन के कणों के रूप में रख लेता है, और रखने के बाद जो है ये क्या है भाई, राइबोसोमल आरएनए है ना, प्रोटीन के कणों का संश्लेषण करेगा, और करने के बाद ये अंतःपरदबी जालिका पर देखिए पाए जाते हैं, है ना, राइबोसोम। अब जो राइबोसोम है, अब राइबोसोम में देखा जाए लगभग 65% भाग जो है राइबोसोमी प्रोटीन का बना हुआ होता है, और 35% भाग जो होती है ये प्रोटीन अणुओं का बना हुआ होता है। ठीक है, इनकी संख्या के बारे में हम देखते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें इनकी संख्या जो है 15 से 75 लाख पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में जो है ये लाखों में पाई जाती है।
ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। अब हम देखते हैं आगे मैसेंजर्स आरएनए, जिसको हम कहते हैं संदेशवाहक आरएनए। मैसेंजर्स आरएनए, है ना। तो मैसेंजर्स आरएनए, ये आरएनए क्रियात्मक अणु होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की संकेत सूचनाएं डीएनए जीन्स के लिप्यंतरण के द्वारा जो है ट्रांसफर होती हैं, यानी कि, है ना, डीएनए यानी कि उसके द्वारा जो है ये ट्रांसफर हो जाती हैं। और संदेशवाहक आरएनए अणु जो है साइटोसाल में जाकर राइबोसोम पर जीन के अनुरूप प्रोटीन संश्लेषण की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के अणुओं के लिए सांचे का कार्य करते हैं। क्या करेंगे? सांचे का कार्य करते हैं, है ना। तो देखिए, जो संदेशवाहक आरएनए अणु होते हैं, ये अणु जो है लंबे होते हैं और धागेनुमा होते हैं। ये केंद्रक पाए कहाँ जाते हैं? केंद्रक से आएगा कहाँ पर? साइटोसाल में जा करके संदेशवाहक आरएनए अणु जो है ये राइबोसोम से जुड़ जाते हैं। राइबोसोम जो ये है ना, राइबोसोम, इसी राइबोसोम से ये जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद ऐसे सांचों का काम करते हैं जिनमें साइटोसाल में इम्यूनो अम्लों के अणु आकर डीएनए की संकेत सूचना के अनुसार एक दूसरे के पीछे जुड़कर प्रोटीन अणु की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का ये निर्माण कर देते हैं। तो हम लोग देख रहे थे इसमें क्या नाम है, आरएनए के बारे में। आरएनए के 3 प्रकार के अणु होते हैं। कौन कौन? आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं एमआरएनए। क्या देख रहे हैं? एमआरएनए। तो जो ये मैसेंजर्स आरएनए के अणु हैं, ये प्रायः एक से अधिक जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बहुलकीकरण की सूचना होती है। यानी कि जो ये है, ये क्या करते हैं? मैसेंजर्स आरएनए, ये बहुलकीकरण की सूचना होती है। देखिए, जो मैसेंजर्स आरएनए अणुओं को पॉलीसिस्टोनिक कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? जो आरएनए के अणु हैं, आरएनए के मैसेंजर्स, मतलब ये अणु जो है, इनको हम क्या कह सकते हैं? पॉलीसिस्टोनिक। क्या कहेंगे? पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक का। इसके विपरीत जो सुकेंद्रीय कोशिकाओं में प्रत्येक संदेशवाहक आरएनए अणुओं में केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बहुलकीकरण की सूचना होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मोनोसिस्टोनिक कहा जाता है। इनको पाया ना, उसमें पाई जाती है मोनोसिस्टोनिक होती है। सिस्टोन शब्द का उपयोग प्रायः एक जीन के लिए किया जाता है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संदेशवाहक आरएनए अणुओं का शीघ्र ही जो है क्या हो जाएगा? बहुलकीकरण के बाद जो है पॉलीपेप्टाइड से बहुलकीकरण के बाद जो है इनका अपघटन हो जाता है और इनके बनने की दर जो है अधिक होती है। फिर भी कोशिका में कुल आरएनए का 2% ही संदेशवाहक आरएनए होता है। क्या % होता है? 2% ही होता है। देखिए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर्स आरएनए। मैसेंजर्स आरएनए कुल मिलाकर के इस तरह समझिए, मैसेंजर्स माने होता है दूत, जो सूचनाओं को एकत्र करता है। देखिए, जब प्रोटीन संश्लेषण का कार्य प्रारंभ होता है तो यहाँ पर जब डीएनए के जो 3 प्रकार के अणु पाए जाते हैं, तो ये अणु जो है यहाँ पर मैसेंजर्स आरएनए करता क्या है कि जो भी यहाँ पर सूचनाएं पाई जाती हैं, उन सूचनाओं को ये क्या करेगा? ये एकत्र करता है और एकत्र करके मैसेंजर्स आरएनए, यानी कि यहाँ पर जो सूचना पाई जाती है साइटोसाल में, उन साइटोसाल में सूचनाओं को जो है एकत्र कर लेगा और एकत्र करने के बाद जो आरआरएनए दिया गया, आरआरएनए क्या करता है? उन सूचनाओं को ये करेगा क्या कि ये प्रोटीन के कणों के रूप में रख लेता है। किसके कण के रूप में? प्रोटीन के कण के रूप में जो है ये सूचनाओं को रख लेगा। अच्छा, रखने के बाद अब ये प्रोटीन के कण जो होते हैं, ये कहाँ पर? जो ये इनकी भित्ति, यानी अंतःभित्ति, जो ये अंतःभित्ति है, उसी अंतःभित्ति पर आकर के लग जाते हैं। यानी अंतःभित्ति पे क्या करेगा? ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर कर देगा, लग जाते हैं। यहाँ पर होती क्या है कि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता जो है ज़्यादा होती है, जिसके कारण से ये आकर के जो है आसानी से यहाँ पर
लग जाता है। अगर सिर्फ मैग्नीशियम आयन की सांद्रता जो है कम हो जाए तो ये टूट भी जाते हैं। ठीक है, अब हमको आगे देखना है टी आर एन ए, ट्रांसफर आर एन ए। अब ट्रांसफर आर एन ए हम आगे